आप सब कैसे हैं बच्चों? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, ताकि जब भी आपकी परीक्षा हो आप उसके लिए हमेशा अलर्ट रहें और बिल्कुल अपनी पढ़ाई पर बहुत अच्छे से ध्यान देते रहें बच्चों। देखिए, हमारी 12वीं क्लास का जो पहला चैप्टर आपका चल रहा था, आज चैप्टर को हम लोग आपका अच्छे से फिनिश करने की कोशिश करेंगे बच्चों। क्लियर है? और मैं आज आपको माइक्रो और मैक्रो, आपको इकोनॉमिक्स आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जो आपके चैप्टर का ही भाग है बच्चों। और इसे आज हम लोग बहुत आसानी से आपका समझेंगे। थोड़ा सा आपको थोड़ा कठिन हो सकता है आपके लिए, लेकिन मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपको बहुत आसानी से ये सब कुछ आपको समझ आ जाए बच्चों। क्लियर है? तो अपनी कॉपी पेंसिल आप लोग लेके बैठ जाइए बच्चों, और जहां भी आपको अंडरलाइन की लगता है कि यहाँ मैंने अंडरलाइन किया है, आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। और जब आपका पूरा ये सब कुछ आपके प्रश्न आपका चैप्टर हो जाएगा, आप अपने घर में बैठ के जो भी आपके प्रश्न दिए होंगे इस चैप्टर के बाद में, आप उन्हें अच्छे से ढूंढ सकें और आप उसको मेंटेन कर सकें, आप उसको लिख सकें बच्चों। क्लियर है? चलिए आइए लोग, हम लोग ध्यान देते हैं आपका डिजिटल बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों, तो बच्चों देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो हमारा कल का जो आपका लेक्चर था बच्चों, उसमें हम क्या देख रहे थे, ये वाला टॉपिक हमने देखा था कि आदर्शक अर्थव्यवस्था और सकारात्मक अर्थव्यवस्था क्या थी, उनके बीच क्या अंतर था। और हमने पाया कि उनके बीच अंतर करना इतना आसान नहीं था, और हमने हर चीजों का या फिर जो भी हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर जो आपकी समस्या हैं उनको सुलझाने के लिए जो हमें विधि मिली है, उन विधियों का हम किस प्रकार प्रयोग करते हैं या कौन सी विधि हमारे लिए सबसे अच्छी है, इसे हमने कल आपका देख चुके थे बच्चों। तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ से शुरू हो गया, व्यष्टि और समष्टि। इसे देखिए, बड़े दो अलग शब्द आपको लगेंगे, लेकिन मैं आपके लिए बच्चों सिंपल आपको बता देता हूँ। देखिए ध्यान दीजिए आप लोग, जो आपको व्यष्टि अर्थव्यवस्था है बच्चों, देखिए ध्यान दें आप लोग सभी, सभी अपनी किताब वगैरह खोल लें बच्चों, ताकि आप अपनी चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ पाएं। देखिए, जो ये आपकी व्यष्टि अर्थव्यवस्था है बच्चों, इसको अगर आप देखेंगे इंग्लिश में बच्चों, इसको बोलते हैं, मैं यहां लिख रहा हूं नीचे, इसको बोलते हैं बच्चों माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं बच्चों? माइक्रो, ये आई है बच्चों, माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर हो गया बच्चों? मैं आपको बाद में बताऊंगा। क्लियर हो गया? किसको बोलते हैं? व्यष्टि अर्थव्यवस्था को बच्चों। और जो आपकी ये है समष्टि अर्थव्यवस्था बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आपको मैक्रो, MACRO, माइक्रो। और इकोनॉमिक्स आपकी एक मिनट बच्चों, ये यहां चला गया C और S। क्लियर हो गया? यानी कि व्यष्टि और समष्टि अर्थव्यवस्था को मैं बच्चों आपको माइक्रो और आपका मैक्रो बच्चों में से बोलूंगा। आप लोग लिख सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं कि समष्टि अर्थव्यवस्था का मतलब होता है, और माइक्रो, जो आपकी माइक्रो है बच्चों, और जो आपकी आपकी मैक्रो है वो कौन सी है? तो जो आपकी समष्टि जो आपकी अर्थव्यवस्था है वो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसको हम लोग पढ़ते हैं। और व्यष्टि अर्थव्यवस्था को हम लोग क्या पढ़ते हैं? माइक्रो पढ़ते हैं। यानी कि एक है आपकी मैक्रो और एक है आपकी माइक्रो, यानी कि बहुत छोटा अंतर है बच्चों। आप अगर बेसिकली आप लोग देखेंगे तो MAC है और है बच्चों MAIC है। क्लियर हो गया? MIC है। तो माइक्रो मैक्रो हम लोग आज इसको पढ़ने की हम लोग शुरुआत करते हैं। क्लियर है बच्चों? ध्यान दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा बहुत अच्छे से। तो देखिए, परामकर जो हमारे नेचुरल तरीके देखें या फिर जो भी चीजें हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर उनका सब कुछ प्रयोग हम लोग करेंगे। तो परंपरागत रूप से अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन दो व्यापक शाखाओं के अंदर किया जाता है। कह रहा है कि जो हमारा अर्थशास्त्र है, इसके अंदर अगर किसी विषय वस्तु का अध्ययन करना है तो उसके लिए दो शाखा आपकी दी गई हैं, और उन दोनों शाखा के अंदर क्या किया जाता है बच्चों? उसका अध्ययन किया जाता है। एक को बोलते हैं व्यष्टि अर्थव्यवस्था और दूसरे को क्या बोलते हैं बच्चों? आपको समष्टि अर्थव्यवस्था, यानी कि माइक्रो और आपका मैक्रो अर्थव्यवस्था हम लोग देख चुके थे आपकी। ध्यान दीजिए, मैंने आपको
सेम आपको अभी बताया कि कौन सी माइक्रो है और कौन सी आपकी मैक्रो है बच्चों, हम लोग इसे देख रहे थे। क्लियर हो गया? दो अर्थव्यवस्था हमने पढ़ ली आपकी, माइक्रो और मैक्रो। व्यष्टि अर्थव्यवस्था यानी कि जो आपकी माइक्रो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम बाजार व्यवहार का अध्ययन करेंगे और यहाँ जानने का प्रयास करते हैं कि इन बाजारों में व्यक्ति की अंतःक्रिया द्वारा वस्तु तथा सेवाओं की मात्रा और कीमतें किस प्रकार निर्धारित होती हैं। यानी कि बच्चों आप देखिए, जो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स है बच्चों, कौन सी वाली बच्चों? ये वाली, ध्यान दीजिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स। इस माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर या व्यष्टि अर्थव्यवस्था के अंदर हम लोग किस चीज का अध्ययन करते हैं? बाजार बच्चों, उसके व्यवहार। क्लियर हो गया? क्या जानने की कोशिश करते हैं? ध्यान देखिए, बाजार में, ये मैं अब क्षमा चाहूंगा बच्चों, ये मेरी लाइन थोड़ा मैंने मिस कर दी थी, नीचे वाली मैंने रीड कर ली थी, ऊपर की मेरे को करनी थी। देखिए हम क्या पढ़ते हैं? बाजार में उपलब्ध जो भी आपकी वस्तु हैं, जो आपकी सेवा हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में जो विभिन्न आर्थिक अभिकर्ताओं के व्यवहार को अध्ययन करते हैं। यानी कि आप सिंपल ये समझ सकते हैं कि जो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स है बच्चों, इस माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो बाजार है हमारा, जो हमारा बच्चों मार्केट है, हमने मार्केट भी समझा था ना, हमने पहली क्लास में हमने एक पूरी क्लास ली थी हमने बाजार के ऊपर। तो हम लोग जो हमारी व्यष्टि अर्थव्यवस्था है, जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसके अंदर हम बाजार में जो आपकी सेवा और जो आपकी वस्तु हैं, जो उसमें विभिन्न प्रकार की जो आर्थिक क्रियाकलाप हो रहे हैं, उनके व्यवहार का हम लोग क्या करते हैं बच्चों? अध्ययन करते हैं। क्या हम लोग उसको जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में बाजार के अंदर क्या ऐसी चीजें हो रही हैं, कौन सी ऐसी वस्तु हैं और किसके परिप्रेक्ष्य में है ये। इन सब जो भी आर्थिक क्रिया का जो व्यवहार है, उसका अध्ययन हम किस में करते हैं बच्चों? हम लोग ध्यान दीजिए, व्यष्टि अर्थव्यवस्था या माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम उसका क्या करते हैं बच्चों? अध्ययन करते हैं। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं, इन बाजारों में व्यक्ति की अंतःक्रिया द्वारा वस्तुओं तथा सेवा की मात्रा और कीमतें किस प्रकार निर्धारित होती हैं। इसके विपरीत समष्टि अर्थव्यवस्था में हम कुल लागत, निर्गत, रोजगार, समग्र कीमत आदि स्तर पर उपयोग का अपना ध्यान केंद्रित करते हुए पूरी अर्थव्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बच्चों, यानी कि अगर आप देखेंगे जो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स है बच्चों, उस माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो उसमें हम क्या देखते हैं? जो हमारी वस्तु और जो आपकी सेवा है, उसकी जो मात्रा कितनी है और उसकी जो आपकी कीमत है वो किस प्रकार निर्धारित हो रही है, ये हम लोग आपके व्यष्टि अर्थव्यवस्था माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? और साथ में हम लोग देखिए, अब इसमें क्या लिखा है? इसके विपरीत समष्टि अर्थव्यवस्था। आप समष्टि अर्थव्यवस्था जो है आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है बच्चों? इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं? जो आपका निर्गत, जो आपका रोजगार है, जो आपकी समग्र जो आप कीमत के स्तर में जो भी उपयोग में ध्यान केंद्रित आपकी करते हैं, जो भी ऐसी चीजें हैं बच्चों जिनके माध्यम से हम लोग ऐसी सब चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, जो आपके रोजगार, ये समग्र कीमत के अंदर जो आपकी चीजें होती हैं, उनका अध्ययन हम किसके अंदर करते हैं बच्चों? देखिए, समष्टि अर्थव्यवस्था यानी कि माइक्रो अर्थव्यवस्था के अंदर, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इनका अध्ययन करने की कोशिश करते हैं कि समग्र उपाय के स्तर किस प्रकार निर्धारित होते हैं। ये कह रहा है कि जो समग्र हैं, जो चीजें हैं, उनका जो उपाय है वो किस प्रकार से आपका निर्धारित होता है, उस चीज की हम लोग कोशिश करते हैं। उन समय में के साथ परिवर्तन किस प्रकार आते हैं। समष्टि अर्थव्यवस्था में अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं। देखिए बच्चों, अगर आप सिंपल समझिए तो अगर हमें माइक्रो और मैक्रो में सिंपल सा अंतर करना हो बच्चों, मैं एक शब्दों में आपको कहूं तो आप देखिए, जो हम माइक्रो, जो हमारी इकोनॉमिक्स है, क्लियर हो गया? माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं बच्चों? जो हमारा बाजार है, हमने आपका बाजार देखा था, जो उसके अंदर उपलब्ध आपकी कीमतें हैं, क्लियर हो गया? जो भी आर्थिक कलाप हो रहे हैं, उनकी मात्रा और कीमत किस प्रकार निर्धारित होती है, ऐसी सब चीजों का अध्ययन हम लोग जो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग करते हैं। ये व्यष्टि अर्थव्यवस्था के अंदर हम लोग इन चीजों का पूरा अध्ययन करते हैं। और निर्गत, रोजगार, समग्र जो आपकी कीमतें हैं, इन सब का अध्ययन करना, उपाय के तरीकों को केंद्रित करना, ये उनको समझने का प्रयास करना, चाहे वो समग्र उपाय किस स्तर पर है, ये सब चीजें अगर हो रही हैं
उनके साथ क्या परिवर्तन आ रहे हैं, इस प्रकार का अध्ययन हम लोग कहाँ करेंगे, आपकी जो हमारी समष्टि अर्थव्यवस्था है, यानी कि जो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स है, हम उसके अंदर आपका बच्चों करते हैं। क्लियर हो गया? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैक्रो और माइक्रो के बीच का डिफरेंस आपको समझ आया होगा बच्चों। क्लियर हो गया? एक बार आप लोग जरूर देखिए अपनी बुक में, तो अगर आप अंडरलाइन करेंगे या आप एक बार दोबारा पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा बच्चों। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। अर्थव्यवस्था में कुल निर्यात का स्तर क्या है? देखिए अब लोग हम क्या देख रहे हैं, जो हमारी समष्टि अर्थव्यवस्था है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा अर्थव्यवस्था है, जो हमारी टोटल हमारी इकोनॉमिक्स है, मतलब देखिए उसमें जो भी कुछ आपका व्यापार तो होता है, उसका जो निर्यात है उसका क्या स्तर है बच्चों। देखिए हमें उसका स्तर देखना है कि उसका स्तर क्या है, और कुल निर्यात का निर्धारण किस प्रकार हो रहा है, किया जाता है, यानी कि कुल निर्यात में समय के साथ किस प्रकार की वृद्धि होती रही है, या क्या अर्थशास्त्र के संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग किया जा रहा है। संसाधनों का महत्वपूर्ण रूप से उपयोग ना होने के क्या कारण हैं, कीमतों में वृद्धि क्यों होती है, अतः किस प्रकार व्यष्टि अर्थव्यवस्था में विभिन्न बाजारों का अध्ययन किया जाता है, वैसा समष्टि अर्थव्यवस्था में नहीं है। समष्टि अर्थव्यवस्था में हम अर्थव्यवस्था के कार्य निष्पादन की समग्र अथवा समष्टि उपयोग के व्यवहार का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। यानी कि बच्चों अगर आप अभी आपको और भी ज्यादा यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, आपको क्लियर हो जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिए, सिंपल कि जिस प्रकार हम लोग व्यष्टि अर्थव्यवस्था के अंदर विभिन्न बाजारों का अध्ययन किया जाता है, या जो भी आपके बाजार हैं हम उनका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, वैसे ही जो आपकी समष्टि अर्थव्यवस्था है यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है, उसके अंदर क्या करते हैं हम, इसमें हम अर्थव्यवस्था के कार्य निष्पादन की समग्र अथवा उसके उपाय व्यवहार का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, व्यष्टि अर्थव्यवस्था के अंदर हम लोग बाजारों का अध्ययन करते हैं, और समष्टि अर्थव्यवस्था के अंदर जो भी हमारे कार्य हो रहा है उसकी टोटल परफॉर्मिंग क्या है, वो किस प्रकार है, उसका किस प्रकार उपाय किया जाए, ये क्या व्यवहार है, उसका अध्ययन हम लोग किस में करते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए, हम लोग समष्टि अर्थव्यवस्था में करते हैं। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं, आप मुझे बताइए ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं या जो भी हम आज सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं, ये हम कौन सी अर्थव्यवस्था का पाठ पढ़ रहे हैं, व्यष्टि अर्थव्यवस्था या समष्टि अर्थव्यवस्था, ये आप स्वयं ढूंढिए और आप पता कीजिए। ये बच्चों आपके लिए प्रश्न है कि जो अभी आपकी बुक का जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूं, ये कौन सी अर्थव्यवस्था का पाठ है, समष्टि अर्थव्यवस्था का है, या जो आपकी व्यष्टि है समष्टि है, इन दोनों के बीच माइक्रो का पार्ट है या आपका मैक्रो का पार्ट है, या आपको देखना है खुद। क्लियर हो गया बच्चों? और आपको इसको पढ़ने की कोशिश करनी है, ठीक है? ध्यान दीजिए आप लोग सभी, ये देखिए, तो ये क्या करना है बच्चों, आपको पढ़ना है। अब देखिए जितना भी मैंने आपको बच्चों पढ़ाया उसमें मैंने यही कोशिश करी है कि ताकि जो भी आपकी चीजें हैं आपकी अच्छे से आपकी तैयार हो जाएं। और फिलहाल तो हमने माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ा, और हमने ये भी देखा कि जो हमारी अर्थशास्त्र है, यानी कि जिसके अंदर हम पैसे के मैनेज के यानी कि पैसे का किस प्रकार अध्ययन किया जाए, क्लियर हो गया, हम उसके में कितने ऐसे स्वरूप हैं, और उन स्वरूपों को हम लोगों ने आपका देखा। और फिलहाल हमने माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है और उनमें किस चीज का अध्ययन किया जाता है बच्चों, हमको इसको देखने की हमने आज अपनी कोशिश की। और साथ में मैंने बच्चों जो हमारी पिछली क्लास हुई थी उसमें दो कॉन्सेप्ट हमें आपका देखने के लिए मिले थे। वो कॉन्सेप्ट थे कौन से, आपके सकारात्मक और आदर्शक अर्थव्यवस्था। और इनमें हमने क्या देखा था कि अगर किसी अर्थव्यवस्था के अंदर आपकी समस्या को सुलझाना है तो उसमें एक से अधिक जो आपकी विधियां मिली गई हैं या जो भी आपकी क्रिया विधि हैं उनको किस प्रकार सामने प्रस्तुत की जाती हैं, उनके बीच का क्या अंतर है, क्या निदान है, किस प्रकार करेंगे, या जो हमारी कोर की समस्या हैं उन कोर की समस्याओं को हम किस प्रकार दूर करेंगे, ये हमने इसमें देखने की कोशिश की थी। जो हमारा सकारात्मक तथा आदर्शक अर्थव्यवस्था जो हमें देखने को मिली,
और हमने इनके बीच डिफरेंस अंतर करने की कोशिश भी की, ताकि हमें पता चले कि आखिर में इन दोनों में क्या आपका मेनली बच्चों अंतर आता है। ध्यान दीजिए आप लोग आगे बच्चों, देखिए तो हमने साथ में ये चीज आपका देख ली थी बच्चों, और साथ में ही मैंने बच्चों आपको एक चीज और बताई थी, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से याद होगी। हमने पढ़ा था बाजार, कि आखिर में बाजार अर्थव्यवस्था क्या होती है, और मैंने आपको बताया और हमने सबने मिलकर पढ़ा कि एक बाजार तो वो होता है जो हमें फिजिकल यानी भौतिक रूप से हमें दिखाई देता है। इसकी बच्चों हम लोग बात करते हैं, जैसे कि आपके पास में लगता होगा, आपके गांव में, शहर में, हमने उसकी बात की, हमें कुछ चीज लेना है, खरीदना है, कुछ सेवाओं का आदान प्रदान होता है। लेकिन बच्चों एक हमने मार्केट वो भी पढ़ा था जिसके अंदर जो हमें अदृश्य हो, हमें दिखाई ना देता हो, लेकिन उसमें उसके अंदर चीजों का और पैसे का क्या होता है, आवागमन होता है। वो भी एक प्रकार का आपका क्या है, बाजार होता है। और हमने हमारे अर्थशास्त्र के अंदर हमने उस बाजार को समझने की कोशिश की थी कि आखिर में वो उस बाजार शब्द का क्या मतलब है, या क्यों उस बाजार शब्द का आपका प्रयोग किया गया है। क्लियर हो गया? यानी कि हमने उसमें देखा था कि जो हमारा बाजार है बच्चों वो कैसा है। ये जो हमारे जो गांव जैसे चौक में जो आपका बाजार लगता है, उस बाजार में से क्या है, बिल्कुल ये आपका अलग है, संभव मतलब एक अलग रूप में हमें दिखाई देता है। जैसे कि टेलीफोन, इंटरनेट द्वारा कुछ वस्तुओं का आदान प्रदान हम लोग कर सकते हैं। बाजार का स्पष्ट लक्षण वह व्यवस्था है जिसमें लोग निर्बाध रूप से वस्तु को खरीद या विक्रय करने का काम कर सकते हैं। यानी कि हमने एक वो बाजार जो आपका भौतिक बाजार जिसमें हम चीजें खरीदते हैं, एक ऐसा बाजार जिसके अंदर पैसा और आपके सेवाओं का जो आपकी क्रिया हैं इनका आदान प्रदान होता है, वस्तु और सेवा का, वो भी एक बाजार है बच्चों। उसको हमने समझने की कोशिश करी थी, और उसमें हमने साहब यह भी देखा था कि कौन से ऐसे उत्पादक हैं जिनका हमें संकेत मिलता है, और हमें यह पता लगता है कि बाजार में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी मांग आपके बाजार में बढ़ रही है। और अगर उनकी मांग आपके बाजार में बढ़ रही है तो उनकी मांग बढ़ने पर किन वस्तुओं का आपका प्रोडक्शन, आपका उत्पादन आपका बढ़ाया जाए, या उन वस्तुओं का रेट किस प्रकार बढ़ता है। और ये सारी हमने समझने की कोशिश की थी। और हमने देखा जो आपका बाजार तंत्र में जो केंद्रीय समस्या है, उन केंद्रीय समस्याओं का, वस्तु और सेवा का कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, ये भी एक क्या थी, समस्या थी। क्लियर है बच्चों? तो हमने बाजार अर्थव्यवस्था को आपको समझ लिया था। क्लियर हो गया बच्चों? ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। क्लियर है? मैं आपको छोटा सा आपको ब्रीफ में रिवीजन बता रहा हूं ताकि आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से याद हो जाए बच्चों। और साथ में हमने क्या देखा था, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की किस प्रकार कोई आपकी चीजें हैं, आपकी मूलभूत कोई अगर आपकी चीज है या किसी चीज का उत्पादन करना है तो उसकी योजना किस प्रकार बने, उसके क्रियाकलाप किस प्रकार हो, उन वस्तुओं का उत्पादन, विनिमय और उपभोग के संबंध में जो भी आपके महत्वपूर्ण निर्णय लेता है, वो मैंने बताया था बच्चों आपके सरकार द्वारा लिए जाते हैं। क्लियर है? आपको रिवीजन आपको हो रहा होगा कि ये सब मैं आपको बता चुका हूं। बस ये उद्देश्य है ताकि आपको चैप्टर पूरा एक बार, क्योंकि समाप्त होने जा रहा है, तो आपको बहुत अच्छे से आपका रिवीजन हो जाए, आपको ध्यान रहे चैप्टर के बारे में कि आखिर में हमने बच्चों इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें थी जो हमने बच्चों आपका पढ़ ली थी। क्लियर हो गया? और देखिए मुझे उम्मीद है कि हमने सीमांत उत्पादन को समझने की कोशिश करी थी कि सीमांत उत्पादन संभावना क्या होती है, ये भी मैंने आपको बताया था बच्चों। और सीमांत उत्पादन आपके संभावना के अंदर तो ये वक्र बना था, इस वक्र को मैंने समझाने की आप लोगों को कोशिश करी थी कि सीमांत उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है। इसमें किसी अगर जो हमारे संसाधन होते हैं, अगर उन संसाधनों को हम अगर एक ही चाहे उसमें दो हमने एग्जांपल लिए थे कि अगर हम अनाज पर अपने सारे संसाधन उपयोग में लगा देंगे तो अनाज का उत्पादन आपका बढ़ जाएगा और कपास का कम हो जाएगा। अगर हम वही सारे संसाधन कपास उत्पादन करने में लगा दें तो अनाज का उत्पादन कम हो जाएगा। यानी कि जब हम एक जगह संसाधन का प्रयोग करेंगे तो संभावना है कि दूसरे जगह उसका उत्पादन कम होगा। और साथ में मैंने बच्चों ये भी बताया था कि उसमें उत्पादन संभावना जब हम समझ रहे थे तो हमने ये भी देखा था कि जो हमारा कपास है उसकी अधिकतम उत्पादन संभावना 10 है और अनाज की 4 है। और हमने साथ में ये भी देखा जो अनाज की 2 उत्पादन संभावना वो कपास के 7 उत्पादन संभावना के बराबर है। क्लियर हो गया?
तो ये भी हमने इसकी पूरी उत्पादन संभावना को समझने की बहुत अच्छे से कोशिश की थी बच्चों। क्लियर हो गया? मुझे उम्मीद है कि एक बार आपने घर बैठ कर दोबारा जरूर आपने रिवाइज किया होगा बच्चों पूरा चैप्टर, ठीक है। और साथ में हमने ये भी देखा किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, इसका निर्णय कौन लेगा, किस मात्रा में किया जाए, किस प्रकार किया जाए, और वस्तु का उत्पादन कैसे करते हैं। इन सब चीजों को हम लोग आपका देख रहे थे। किन वस्तु का उत्पादन किसके लिए होता है ये हम लोग देखते हैं, या फिर कैसे उत्पादन होता है। ये क्या थी बच्चों? ये मैंने आपको बताया था, जो हमारी अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था के अंदर, जो केंद्रीय अर्थव्यवस्था है उसके अंदर क्या थी बच्चों? आपकी समस्याएं थी। देखिए मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इनसे जुड़े ही क्या है आपके सारे प्रश्न हैं। यानी किन वस्तु का उत्पादन किया जाए और किन वस्तु का उत्पादन ना किया जाए, ये सब चीजें हमें बच्चों देखने के लिए मिल रही थी। क्लियर हो गया? तो मैं उम्मीद करता हूं ये चीजें जो हमने इतनी आपकी देख ली थी, आपको बहुत अच्छे से आपको समझ आई होंगी। यानी कि जो एक सामान्य अर्थव्यवस्था की जो हम लोग बात कर रहे थे बच्चों, जो हम लोग सामान्य अर्थव्यवस्था की बात कर रहे थे, और उस अर्थव्यवस्था में हम लोग आपका परिचय वगैरह हम लोग देख रहे थे बच्चों। क्लियर हो गया? मैं उम्मीद करता हूं कि इतना आपको समझ आया होगा। तो बच्चों हमने इस अपने पहले चैप्टर के अंदर हमने ये देखा कि जो हमारी सामान्य परिचय था हमारी अर्थव्यवस्था का, हमने उसके बारे में अध्ययन किया कि संसाधन अगर सीमित हैं तो किस प्रकार उनका प्रयोग किया जाए, किस प्रकार उनका उपभोग किया जाए, और जो भी किसी व्यक्ति के आवश्यकता की आपकी चीज़ें हैं जो आपके दैनिक जीवन में या दैनिक में जो आपके प्रयोग होती हैं रोज में, वो किसी एक व्यक्ति के पास उपलब्ध नहीं हो सकती, हमें अन्य माध्यम की आवश्यकता होती है। और साथ में हमने ये भी देखा कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसे अपनी आवश्यकताओं की चीज़ों की पूर्ति करनी है, वो किस माध्यम से विनिमय करता है, यानी कि लेन देन करता है। और साथ में हमने ये भी देखा जो हमारी अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था के अंदर जो आपके सीमित संसाधन हैं, उन सीमित संसाधनों का किस प्रकार आपका प्रयोग किया जाए। और साथ में हमने ये भी देखा जो हमारी उत्पादित हो रही वस्तुएं हैं, उन वस्तु का उत्पादन कौन करेगा, किस प्रकार से होंगी, कितनी मात्रा में होंगी, या फिर इन सब चीज़ों की जो आपकी केंद्रीय समस्याएं थी, उन केंद्रीय समस्याओं को हमने समझने का आपका प्रयास किया। क्लियर है बच्चों? साथ में हमने ये भी देखा कि जो हमारी केंद्रीय समस्याएं हैं, या फिर जो हमारी वस्तु कितनी मात्रा में उत्पादित होनी है, इसका निर्णय लेने का अधिकार उस जो समूह है हमारा, जो हमारी अर्थव्यवस्था के लोग हैं या समाज हैं, उन लोगों को आपका लेना पड़ता है। और साथ में हमने अपनी बाजार अर्थव्यवस्था क्या होती है, और आज का जो हमारा टॉपिक रहा था माइक्रो और मैक्रो, व्यष्टि और समष्टि अर्थव्यवस्था क्या होती हैं, हमने उसको समझने की कोशिश करी। और हमने देखा कि व्यष्टि अर्थव्यवस्था और समष्टि अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है, कि व्यष्टि अर्थव्यवस्था के अंदर जो आपके बाजार हैं, ये बाजार के अंदर जो सेवा वस्तु हैं, उनका अध्ययन करते हैं हम लोग। और वहीं समष्टि अर्थव्यवस्था के अंदर ये देखने की कोशिश करते हैं कि उनका उपाय निदान किस प्रकार से है, या उनकी कार्य निष्पादन आपका किस प्रकार है, या कहाँ तक है, उसको पढ़ने की हम लोग कोशिश करते हैं बच्चों, या उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक आप समझ आया हो, और ये आज का चैप्टर आपका यहीं समाप्त होता है बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई बच्चा छूट गया है या कोई पार्ट अगर रिवीजन करना चाहते हैं, कोई क्लास, तो आप डीडी उत्तराखंड यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप अपना रिवीजन कर सकते हैं बच्चों। मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।